गुड मॉर्निंग माय एबकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट और दिस इज योर जीएसटी क्लास। इसके साथ ही हम लोग अपनी जीएसटी की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सेल्फ असेसमेंट चलता है और सेल्फ असेसमेंट के थ्रू ही आप लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स पे करते हैं जितना कि आपको लगता है कि आपने कितना। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, किसी भी यहाँ पर जितने भी रजिस्टर्ड सप्लायर होते हैं, ठीक है, जो फर्दर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं चीजों को, चाहे भले ही वो खरीद कर लेकर आए, बर्डन उन पे तो पड़ना नहीं है। जब अल्टीमेटली बर्डन पड़ना नहीं है तो अल्टीमेटली आप लोग चोरी क्यों करें। तो इसलिए सरकार रिलाय करती है किसके ऊपर, जो सप्लायर्स होते हैं उनके ऊपर, कि वो किसी भी तरीके से कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे टैक्स को असेस करके पे करने में, क्योंकि उनका पे किया हुआ टैक्स तो उनको मिल ही रहा है। बल्कि कई बार क्या हो जाता है, अगर आपका आईटीसी रिमेनिंग रह जाता है तो उसको आप सरकार से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, अगर साल के एंड तक अगर आप वो सेट ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने सेल्फ असेसमेंट की बात बताई, आप लोग को सेल्फ असेसमेंट होता है। प्रोविजनल असेसमेंट मैंने आप लोग को बताया था, वो भी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन होता है। ठीक है, वो भी इसलिए होता है क्योंकि अल्टीमेटली उसको इंडिया में सामान बेचना होता है और सामान बेचने के लिए उसके लिए प्रोविजनल असेसमेंट मस्ट है, अगर वो एक नॉन टैक्सेबल नॉन रेजिडेंट पर्सन है या कैजुअल पर्सन है। अब ऑडिट टू बी कंडक्टेड एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द टैक्सेबल पर्सन, सीधी सी बात है। अब क्योंकि देखिए सीधी सी बात, अगर हम बात करें सेल्फ असेसमेंट की, तो सेल्फ असेसमेंट में तो ऑडिट नहीं है, बट कुछ क्या कहते हैं, आपकी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता है और उसके लिए ऑडिट मस्ट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्या कहते हैं, आपके टबैको, जितने भी आपकी टबैको फैक्ट्री होती है या जहाँ सिगरेट मेकिंग होती है, जहाँ सिगरेट बनता है, ठीक है, वहां पर एग्जैक्टली मतलब सिगार एंड सिगरेट वगैरह क्या होते हैं, बनते हैं, वहां पर बकायदा प्रॉपर ऑफिसर बैठता है और वो वहां पर बैठकर ही क्या करता है, ऑडिट करता है। क्योंकि यहाँ पर बुक से ऑडिट नहीं होते, यहाँ पे जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ होता है उससे ऑडिट होता है। एंड एट द ऑफिस ऑफ द कैपिटल टैक्स अथॉरिटी आफ्टर प्रायर इंटीमेशन टू टैक्सेबल पर्सन, और जो ऑडिट आपका कंप्लीट होता है 3 मंथ्स के अंदर अंदर, और अगर पीरियड एक्सटेंडेबल भी होगा तो फर्दर पीरियड ऑफ आपका 6 मंथ होगा, तो ओवरऑल टाइम पीरियड आपका कितना है, 9 मंथ्स है। ठीक है, इसके साथ ही आपका नेक्स्ट है डिमांड। देखिए सीधी सी बात, मान के चलिए कि अगर यहाँ तो रिफंड की बात अब तक आई, मान के चलिए कि अगर प्रोविजनल असेसमेंट में जैसे कि टैक्सेबल पर्सन अपना एक क्या कहते हैं, फॉर द टाइमिंग असेसमेंट करवा लेता है कि उसके ऊपर कितनी ड्यूटी बैठती है, ठीक है, उस हिसाब से वो पे कर देता है। मान के चलिए जब फाइनल ऑर्डर निकलता है, फाइनल ऑर्डर में अल्टीमेटली क्या रहता है आपका, कि हाँ भाई ये बंदा क्या नहीं है, मतलब जितना ऐसा टैक्स पे किया था उससे ज्यादा इसकी टैक्सेबल लायबिलिटी है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, क्या कहते हैं, जो अथॉरिटी होती है वो क्या करते हैं, डिमांड करती है। और सम टाइम इफ यू आर क्या कहते हैं, इवेज द कैप को, वांट टू इवेज द कैप का टैक्स, और द कैप का शो द कैप का थिंग्स को आप कम शो करते हो बल्कि ज्यादा होते हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो अल्टीमेटली एडजुडिकेशन ऑर्डर के थ्रू आपको इशू किया जाता है कि 3 से 5 साल के अंदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन नॉर्मल केस में, फ्रॉड वगैरह के केस में, मतलब नॉर्मल केस में तो 3 साल के अंदर अंदर, और फ्रॉड के केस में 5 साल के अंदर अंदर आपको क्या किया जा सकता है, डिमांड की जा सकती है। मान के चलिए कई बार क्या होता है, एक बंदा जो कि अभी तक नजर में नहीं आया था, स्क्रूटनी असेसमेंट में वो किस में आ जाता है, नजर में आ जाता है, और नजर में आते ही ठीक है उसका ना केवल असेसमेंट, क्योंकि देखो एक बंदे पर रिलाय करके हमने उसको सेल्फ असेसमेंट का क्या दिया, मौका दिया। अब मान के चलिए कि वो सेल्फ असेसमेंट मतलब करते करते हमें पता चलता है कि उसने इस साल की रिटर्न में कोई गड़बड़ कर रखी है, तो फिर जो असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर वगैरह होते हैं, एक्साइज ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, वो साफ साफ बोल देते हैं कि अल्टीमेटली हमें भाई रिलाय नहीं है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, और इसका इसने पिछले साल भी जो जितना भी क्या किया है, आपका पे किया है, ठीक है, इसके ऊपर क्या करें, आपका असेसमेंट करें, जिससे अल्टीमेटली ये पता चले कि इसने पिछले सालों में भी सही पे कर रखा नहीं कर रखा है। क्योंकि जो फ्रॉड आज कर सकता है वो पुराने केस में भी क्या कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है। तो उसमें एजुडिकेशन ऑर्डर में अगर डिमांड निकलता है तो डिमांड किया जाता है। पर वही कहना कि कुछ भी करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो लॉ सिस्टम है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें साफ साफ मेंशन है कि किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आप उसको एक बार क्या करेंगे, शो कॉज नोटिस जारी करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, मे बी उसके पास कोई क्या वैलिड रीजन हो जिस कारण की वजह से उसने किया। तो ऐसे टू बी इशूड एट लीस्ट 3 मंथ्स एंड 6 मंथ प्रायर टू द लास्ट डेट ऑफ पासिंग एजुडिकेशन ऑर्डर इन नॉर्मल केसेस एंड फ्रॉड, ठीक है, आपका केसेस रेस्पेक्टिवली। एंड टैक्सेबल पर्सन कैन सेटल डिमांड एट एनी स्टेज राइट फ्रॉम द कैप ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन टू स्टेज ऑफ पासिंग द एजुडिकेशन ऑर्डर इवन देयर आफ्टर। अब देखिए सीधी सी बात है, अब क्या होता है आपका, जैसे डिमांड निकलती है तो उसके बाद वो बंदे के पास पावर होती है, या तो भाई देखिए अगर वो डिमांड पे नहीं करेगा तो फर्दर क्या होगा, प्रोसिक्यूशन होगा। क्योंकि एक बार एजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी होती है वो ऑर्डर के थ्रू क्या करती है, डिमांड रेज करती है। डिमांड आफ्टर रेजिंग द क्या आपका डिमांड, अगर वो बंदा मान लेता है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो आपका सौदा क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। बट अगर वो डिमांड रेज नहीं करता है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, क्या नहीं करता है,
मतलब सॉरी डिमांड पे नहीं करता है, तो अल्टीमेटली फिर तो उसका जो नेक्स्ट क्या होता है, टारगेट होता है, वो क्या होता है, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन होता है, पासिंग ऑफ द एजुकेशन ऑर्डर एंड इवन देयर आफ्टर। ठीक है, अब आता है पावर ऑफ ऑफिसर टू एक्सपेयर राइट टू अपील। ऑफिसर टू हैव पावर ऑफ सर्च एंड सीजर विद इनबिल्ट सेफगार्ड्स, रिस्ट्रिक्टेड पावर टू अरेस्ट एंड फॉर क्या आपका प्रोसिक्यूशन, इलेबरेट प्रोविजन फॉर अपील्स अप टू द क्या आपका सुप्रीम कोर्ट। देखिए सीधी सी बात है, पावर ऑफ ऑफिसर टू एक्सपेयर राइट टू अपील, ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि मान के देखिए क्योंकि हमने लास्ट जो टॉपिक में पढ़ा वो ये है कि जो टैक्सेबल पर्सन है वो डिमांड को सेटल कर सकता है, मतलब प्रोसिक्यूशन में जाने ही नहीं देता। ठीक है, पर अगर मान के चले डिमांड को पूरी नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन तो क्या होगा आपका स्टार्ट होगा, ऑडिट भी होगा, इन्वेस्टिगेशन भी होगा। ठीक है, आफ्टर दैट आपका एजुकेशन ऑर्डर, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि जितना आपका एजुकेशन ऑर्डर के थ्रू डिमांड रेज हुआ है उतना बैठता है, तो ठीक है भाई ऑडिट करवाओ, क्योंकि देखो सीधी सी बात, फिर तो टैक्सेबल पर्सन जो भी डिमांड रेज की जाती है फिर वो अपना ऑडिट करवाते हैं, और ऑडिट करवाने के बाद एग्जैक्टली डिसाइड होता है कि उसको कितना पे करना चाहिए, कितना पे नहीं करना चाहिए। और अगर मान के चलिए कि ये कहते हैं वो बिल्कुल ही डिनाई कर देता है कि ये मेरी क्या नहीं है, इतनी मेरी निकलती नहीं है, तो ठीक है फिर तो इन्वेस्टिगेशन चालू करता है, वो तो क्या ना प्रोसिक्यूशन आपका स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन मतलब केस की फर्दर प्रोसीडिंग। देखिए अगर मान के चलिए कि उसने क्या किया, आपका डिमांड ऑर्डर इशू किया, डिमांड ऑर्डर इशू करने के बाद आपने सेटल कर दिया, बात वहीं पे खत्म हो गई, पर अगर आप वो बात नहीं मान रहे, जो पर्सन है वो टैक्सेबल पर्सन वो बात नहीं मान रहा है, तो अल्टीमेटली फिर आपका जो नेक्स्ट चीज होती है वो तो फिर क्या होता है, क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन होता है। प्रोसिक्यूशन जिसमें उस बंदे के ऊपर नोटिस जारी किया जाता है कि हम फर्दर प्रोसीडिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए केस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसके बाद या तो बीच में अगर ऑडिट करवा ले, भाई मान के चले कि अगर उसको डिमांड से मतलब जो जो उन्होंने डिमांड की है, ठीक है, उससे अगर वो क्या नहीं सेटिस्फाई नहीं, तो वो ऑडिट करवा के अपनी ऑडिट रिपोर्ट क्या कर दे, सबमिट कर दे, तो सरकार उसकी इस बात को मान जाएगी। और अगर वो ऑडिट भी नहीं करवा रहे तो फिर तो आपका प्रोसिक्यूशन में इन्वेस्टिगेशन आपका चालू हो गई होगा। और अगर इन्वेस्टिगेशन एक बार चालू हुआ तो वो कहते हैं कि ना केवल करंट ईयर के क्या होते हैं चिट्ठे खुलते हैं, बल्कि जो आपके लास्ट ईयर के चिट्ठे होते हैं वो भी खुलते हैं, जो उसकी ऊपर बताया। पावर ऑफ ऑफिसर टेक्स पे राइट टू अपील, सीधी सी बात है, ऑफिसर्स के पास जब प्रोसिक्यूशन चालू होता है, देखिए ऑफिसर्स के पास जैसे प्रोसिक्यूशन चालू होता है, केस की प्रोसीडिंग चालू होती है, उनके पास ये पावर आ जाती है कि वो सर्च वारंट निकाल कर उसकी प्रीमिसेस को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर उनको किसी भी चीज पर डाउट लगता है कि मतलब उनको लगता है कि ऐसा कि भाई ये चीज दिस थिंग इज क्या आपका डाउटफुल, तो वो उसको सीज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और सीज करने के लिए बस उनको जो अपने ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर रेंज के क्या होते हैं ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना पड़ता है, इंटीमेट करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्टेड पावर टू अरेस्ट एंड फॉर प्रोसिक्यूशन, सीधी सी बात है, पर वही है कि इन ऑफिसर्स के पास जो जीएसटी ऑफिसर होते हैं इनके पास अरेस्ट करने की पावर नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, केस चल सकता है, केस में भी इनके पास क्या कहते हैं बस केवल सर्च एंड सीजर की पावर होती है, उससे ऊपर की पावर नहीं होती। क्योंकि मैं आपको बता दूं जीएसटी ऑफिसर्स को अगर कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है तो वो अपना ये जो मैटर है वो किसको कोर्ट तक पहुंचाए, कोर्ट अपने आप ही पुलिस को बोलेगा। ठीक है, पर वो अरेस्ट के लिए या प्रोसिक्यूशन की पावर क्या नहीं कर सकते। बल्कि मैं आपको बता दूं जितने भी आपके जो जीएसटी है ये क्या है, आपकी कॉसी जुडिशियल क्या है, आपका लॉ है, और जहाँ कॉसी जुडिशियल लॉ आ जाता है तो वहाँ पे सारी चीजें आती हैं, बट अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन नहीं आता, और अगर आता भी है तो बहुत रिस्ट्रिक्टिव वे में आता है। इलेबरेट प्रोविजन फॉर अपील अप टू द सुप्रीम कोर्ट, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर, उससे ऊपर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी से ऊपर तो सीधा क्या जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। क्योंकि जो एपेलेट अथॉरिटी है वो तो जीएसटी तक ही सीमित है। ठीक है, क्या कहते हैं मतलब एक तरह से देखा जाए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका जीएसटी अथॉरिटी के अंदर ही हो जाता है। अगर आप उनकी बातों से भी सेटिस्फाई नहीं होते हो तो नाउ यू कैन फाइल द अपील टू द आपका सुप्रीम कोर्ट, और टाइम पीरियड भी सुप्रीम कोर्ट को फाइल करने का आपका 60 डेज है। और अगर मान के चले कि आप 60 डेज में नहीं कर पाते हैं तो फर्दर आपके कितने हैं, 60 डेज। ठीक है, इसके साथ ही अब इसमें मिसलैनियस प्रोविजन, आपके एडवांस रूलिंग मैकेनिज्म वगैरह आ जाते हैं। वैसे ये मैकेनिज्म बहुत क्या कहते हैं आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब ये तब चलता है जब बेसिकली एक बंदा या दोनों पार्टी क्या होती है, नॉन रेजिडेंट होती हैं, ठीक है, बट उनकी कोई भी डीलिंग आपकी क्या कहते हैं इंडिया में हुई हुई होती है, तो एडवांस रूलिंग कंसेप्ट आपका आता है। बट वही कहना कि अभी एडवांस रूलिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रहेंसिव ट्रांजिशनल प्रोविजन फॉर स्मूथ ट्रांजिशन टू क्या आपका जीएसटी, एंड प्रोविजन फॉर जॉब वर्क प्रोवाइडेड, बिल्कुल जॉब वर्क मैं अब आपको बता दूं, जॉब वर्क भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिस्टम ऑफ जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग प्रोवाइडेड, एंटी प्रॉफिटरिंग, ठीक है, प्रोविजन मेड टू क्या आपका इंसेंटिवाइज नॉन पासिंग ऑफ प्राइस डिडक्शन बेनिफिट टू क्या आपका कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे अपनी फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ ही वी शुड ओवर अवर क्लास, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं इसमें 2-3 बच्चों का नाम लेना चाहूंगी, योगेश, प्रांशी और अश्वनी। ये तीनों बच्चे तो बहुत अच्छे से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बट अदर बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं पड़ेगी,
और अभी आप यूनिवर्सिटी का कोई डिसीजन, जो ये रूमर्स आ रही हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या कुछ भी है, इन सबको आप कंसीडर करके ना चलें। अगर मान के चले महीने 1.5 महीने में सब कुछ ठीक हो जाता है तो बहुत जल्दी क्या आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। वैसे भी आपके मार्च में एग्जाम हुए थे, तो क्या कहते हैं, सितंबर से पहले तो वैसे भी आपके एग्जाम नहीं होने थे। 3-4 महीने का आपका हर क्या कहते हैं आपका सेमेस्टर में एक गैप देकर चलते हैं। ठीक है, तो चॉइस आपकी है कि आप अपने हिसाब से चले। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं अपने मन के हिसाब से चले, या फिर जो रूल है उसके हिसाब से चले। मेरे हिसाब से कि आप लोगों को प्लीज क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, इनफैक्ट जूम मीटिंग भी ज्वाइन करनी चाहिए। जो बच्चे कर रहे हैं उनका बेनिफिट हो रहा है, आप भी बेनिफिट लें। ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।